नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भाषण चर्चा में बना हुआ है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी के सांसदों ने उन्हें सदन में जेल में भेजने की धमकी दी। संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि आज सदन में मंत्री पीयूष गोयल की अगुवाई में बीजेपी सांसदों ने मुझे जेल में भेजने की धमकी दी, क्योंकि मैंने पिछड़ों के हक में हो रही बहस को बीजेपी द्वारा रोकने का विरोध किया और ट्वीट कर दिया। मैं भाजपाइयों को कहना चाहता हूं कि पिछड़ों के हक में बोलता रहूंगा, चाहे फांसी पर चढ़ा दो। भाषण में संजय सिंह कह रहे हैं कि आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं, जेल से डराइए मत। हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आप जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं, उधर से कह रहे हैं कि इनको जेल में भेजा जाएगा। जेल से कौन डरता है? सदन से जेल में भेज दीजिए। संजय सिंह ने कहा कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये मेरी प्रबल धारणा है कि वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की विरोधी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को लेकर ऐसा दावा किया कि लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। नड्डा ने दावा किया कि कारगिल युद्ध के बाद सैनिकों की सराहना करने के लिए पीएम मोदी ने 1999 में कारगिल का दौरा किया था। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि आपको यह जानकर खुशी और आश्चर्य होगा कि जब कारगिल युद्ध चल रहा था तब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भाजपा के उत्तर भारत के प्रभारी महासचिव के रूप में कार्यरत थे। तब वो सैनिकों की सराहना करने के लिए कारगिल गए थे। इसके बाद विजय शर्मा नाम के एक्स यूजर ने कहा है, ये वाला नया है। एक ने कहा कि ऋतिक रोशन बता रहे थे कि टाइगर हिल पर सबसे पहले चढ़कर सर्वे भी उन्होंने ही किया था फौज के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको एनसीईआरटी में अगले साल से सिलेबस में डालना चाहिए। यूपी बीजेपी में चल रहा घमासान चर्चा में बना हुआ है। योगी को हटाने को लेकर कयास लगाए जाते रहते हैं। इस बीच पार्टी के सियासी उठापटक पर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक लोकतांत्रिक दल है, सभी लोगों को अपनी बातें रखने का पूरा अधिकार है। हम पूरे अनुशासन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी माना कि लोकसभा चुनाव के नतीजे हमारी उम्मीदों के हिसाब से नहीं आए। हमारी जो भी कमी रह गई थी हम उन पर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम पद के बारे में भी खुलकर बात की और कहा कि मुख्यमंत्री को बदलने की चर्चा बिल्कुल गलत है। अखिलेश यादव ने फिर यूपी बीजेपी में हो रही खिचड़ मिचड़ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लगता है डबल इंजन वालों के बीच में एक और इंजन आ गया है जो दिल्ली लखनऊ के बीच शंटिंग करता है। ऐसा लग रहा है कि दो राजधानियों के बीच कोई इंटरसिटी आवागमन सेवा चल रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। आप समझ ही गए होंगे कौन मोहरा है। सुनने में आया है कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड है। दिल्ली वाले किसी से मिलें तो लखनऊ वाले भी मिलने किसी से, ऐसे सरकार चलेगी। अखिलेश यादव के केशव प्रसाद मौर्य पर हमले के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने भी जवाब दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पोस्ट करते हुए कहा, कांग्रेस का मोहरा बन चुके हैं सपा बहादुर अखिलेश यादव जी। भाजपा को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह सपा को बचाने पर ध्यान दें। केशव प्रसाद मौर्य 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में जीत की उम्मीद जताते हुए कहा कि भाजपा 2027 में 2017 दोहराएगी। कमल खिला है, खिलेगा, खिलता रहेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को मानहानि मामले में यूपी के सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए, लेकिन राहुल गांधी का अदालत में पेश होना खबर नहीं रही, क्योंकि राहुल ने इस दौरान आपदा को अवसर बना दिया। उन्होंने आम लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं जानी। राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो लखनऊ एयरपोर्ट जाते वक्त रास्ते में एक मोची की दुकान पर रुके। इस दौरान राहुल गांधी ने मोची से काफी देर तक बातचीत की और उनकी समस्याओं को जाना। इसके अलावा एक और वीडियो में वो नीट परीक्षार्थियों से भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक और वीडियो में ही वो सुल्तानपुर में लोको पायलट से भी मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। बता दें, इससे पहले भी राहुल गांधी ने अचानक दिल्ली के जीटीबी नगर पहुंचकर रेहड़ी पटरी वाले दिहाड़ी मजदूरों से मुलाकात की थी। ऐसे वीडियो अब गाहे बगाहे आते रहते हैं। राहुल संसद में तो आवाज उठा ही रहे हैं और सड़क पर भी दिखाई देते हैं। ये उनका बदला हुआ रूप है। मानहानि के एक मामले में पेश होने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे। भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। ये मामला 2018 का है। इस मामले में राहुल गांधी को 20 फरवरी को जमानत मिली थी। उस समय राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा बीच में छोड़कर कोर्ट की पेशी में शामिल हुए थे। यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी ने अपना बयान दर्ज करवाया। राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा कि मुझे सियासी वजहों से फंसाया गया है। उनकी छवि को खराब करने के गलत राजनीतिक इरादे से ये याचिका दायर की गई है।
बयान दर्ज होने के बाद राहुल गांधी लखनऊ के लिए रवाना हुए। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। इस दौरान दोनों पक्षों के वकील अपने सबूत और गवाहों को पेश करेंगे। राहुल गांधी इस सुनवाई में मौजूद नहीं होंगे। कांवड़ियों के तांडव के वीडियो आना आम बात हो गई है। अब उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांवड़ियों का तांडव देखने को मिला। कार से टक्कर लग जाने के बाद कांवड़ियों ने जमकर बवाल काटा। एक कार से कांवड़ियों को साइड लग गई। इसके बाद कांवड़िये भड़क गए और कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कांवड़ को खंडित करने का आरोप लगाते हुए कांवड़ियों ने कार के चालक को जमकर पीटा। घटना के बाद वहां मौजूद पुलिस गुस्साए कांवड़ियों को समझाने में जुट गई। ये घटना प्रतापपुर थाना क्षेत्र के काशी टोल प्लाजा के पास हुई। इससे पहले भी कार तोड़ने, आदमी को पीटने, ई रिक्शा तोड़ने जैसे मामले आते रहे हैं। हालांकि कांवड़िये पहले भी जाते रहे हैं। कांवड़ शिव की आराधना का ही एक रूप है। इस यात्रा के जरिए जो शिव की आराधना कर लेता है वो धन्य हो जाता है। हालांकि अब कुछ ऐसे लोग भी जा रहे हैं जिससे कांवड़ को लेकर खराब खबरें भी आती रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा आदेश पर अंतरिम रोक को आगे और बढ़ा दिया है। बता दें, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के निर्देशों में कहा गया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों पर मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित किए जाने चाहिए। ये रोक 5 अगस्त तक जारी रहेगी, जो अगली सुनवाई की तारीख है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि किसी को भी नाम उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रोक लगा दी थी और अदालत ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। सरकार ने कहा है ये निर्देश कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए किया गया था। योगी सरकार ने कहा कि सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए फैसला किया गया। कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं को देखते हुए फैसला लिया। गलती से भी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इसलिए फैसला लिया। यूपी सरकार ने कहा कि राज्य ने खाद्य विक्रेताओं के व्यापार या व्यवसाय पर कोई रोक नहीं लगाया है, केवल मांसाहारी भोजन बेचने को छोड़कर, और वे अपना व्यवसाय सामान्य रूप से करने के लिए स्वतंत्र हैं। मालिकों के नाम और पहचान पारदर्शित करने की आवश्यकता पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कांवड़ियों के बीच किसी भी संभावित भ्रम से बचने के लिए एक अतिरिक्त उपाय मात्र है। यूपी सरकार ने कहा कि इस नोटिस में अलगाव जैसा माहौल बनाने जैसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इन दिनों कांवड़ यात्रा चल रही है। ऐसे में प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के रूटों पर कड़ी सुरक्षा की हुई है। इतना ही नहीं, प्रशासन ने कांवड़ यात्रा रूटों पर पड़ने वाले जिलों में स्कूल बंद कराने के आदेश दे दिए हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के बाद अब हापुड़ जिले के स्कूल भी 26 जुलाई से 2 अगस्त तक के लिए बंद रहेंगे। इसकी जानकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दी है। बता देंगे, उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 26 जुलाई से 2 अगस्त तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून कभी नहीं बनाएगी। बता दें, उनके पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में एमएसपी कानून न बनने के लिए पूर्व की यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि किसानों के मसले पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में जब ये कहा गया था कि लागत पर 50% मुनाफा देकर एमएसपी घोषित करना चाहिए, मनमोहन सिंह के पीएम रहते हुए यूपीए की सरकार ने साफ तौर पर इसे खारिज कर दिया था। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा कि देश के 72 करोड़ किसानों से मोदी सरकार का विश्वासघात आज सदन के पटल पर उजागर हो गया। उन्होंने कहा कि 700 शहीद किसानों को तिरस्कार करने की भाजपा साजिश और लाखों किसानों के उमंगों को भाजपाई बुलडोजर से कुचलने का रास्ता आज सदन के पटल पर उजागर हो गया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि किसान के पक्ष में बात करने के बजाय देश के कृषि मंत्री ने सरेआम मोदी सरकार की ओर से एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने से इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 26 जुलाई को नई दिल्ली के लिए रवाना हुई और कहा कि वो हमारी आवाज रिकॉर्ड करने के लिए 27 जुलाई को राजधानी में होने वाली नीति आयोग की बैठक में भाग लेंगी। उन्होंने कहा कि मैं नीति आयोग की बैठक में बंगाल के साथ हो रहे राजनीतिक भेदभाव का विरोध करूंगी। उनके मंत्रियों और बीजेपी नेताओं का रवैया ऐसा है कि वो बंगाल को विभाजित करना चाहते हैं। वो आर्थिक नाकेबंदी के साथ साथ भौगोलिक नाकेबंदी भी लगाना चाहते हैं। झारखंड, बिहार और बंगाल को बांटने के लिए अलग अलग नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। हम अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कराना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए मैं वहां मौजूद रहूंगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 8 प्रमुख विधेयकों को पारित किया था, लेकिन राज्यपाल ने इन्हें मंजूरी नहीं दी। ममता सरकार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने मामले में राज्यपाल, सचिवालय और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं में तलवारें खिंच गई हैं। लोकसभा चुनाव हरियाणा में ठीक ठाक प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस की ये गुटबंदी विधानसभा चुनाव से पहले सामने आई है।
सिरसा की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने 27 जुलाई को अंबाला से कांग्रेस संदेश यात्रा शुरू करने की घोषणा की है, जो अक्टूबर में विधानसभा चुनाव से पहले शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी। शैलजा गुट ने स्पष्ट किया है, ये यात्रा राज्य में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान द्वारा निकाली जा रही हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा का हिस्सा नहीं है। हालांकि एक इंटरव्यू में हुड्डा ने जिक्र किया था कि शैलजा भी अपना कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं, जो हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा का ही हिस्सा है। कुमारी शैलजा ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर अपनी यात्रा का पोस्टर शेयर किया, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा, राज्य कांग्रेस प्रमुख उदय भान और यहां तक कि पार्टी के राज्य प्रभारी दीपक बाबरिया की कोई तस्वीर नहीं है। शैलजा के करीबी सहयोगी डॉक्टर अजय चौधरी ने कहा कि यात्रा शहरी क्षेत्रों पर केंद्रित होगी। बता दें, शैलजा ने इससे पहले कहा था कि हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा गुट का वर्चस्व है और एक गुट से सही नतीजे नहीं आ सकते हैं, हमें बदलाव करना होगा। कुल मिलाकर हरियाणा कांग्रेस अपने आप से लड़ाई लड़ रही है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों में गतिविधियों में भाग लेने पर लगा बैन हटा दिया। अब इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की। गुरुवार को हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को अपनी इस चूक का एहसास करने में करीब 5 दशक लग गए। पीटीआई के मुताबिक हाईकोर्ट की टिप्पणी तब आई जब जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस गजेंद्र सिंह की बेंच ने सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारी पुरुषोत्तम गुप्ता की रिट याचिका का निपटारा किया। उन्होंने सितंबर 2023 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि उन्हें आरएसएस में शामिल होने से रोकने वाले नियम उनकी इच्छाओं को पूरा करने में बाधा थे। पीठ ने कहा कि अदालत इस बात पर अफसोस जताती है कि केंद्र सरकार को अपनी गलती का एहसास होने में करीब 5 दशक लग गए, ये स्वीकार करने में कि आरएसएस जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगठन को गलत तरीके से देश के प्रतिबंधित संगठनों में रखा गया था। कारगिल विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी आज लद्दाख के रुद्रास पहुंचे। यहां उन्होंने वॉर मेमोरियल जाकर 1999 में कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी और पाकिस्तान को आतंकवाद के मोर्चे पर आड़े हाथों लिया और कहा कि पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा है। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है। मैं आतंकवाद के सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जांबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी ने अग्निपथ योजना को लेकर भी बयान दिया और कहा कि अग्निपथ योजना का उद्देश्य भारतीय सेना को युवा बनाना है, लेकिन सियासत करने वालों ने इस विषय पर राजनीति की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना का रिफॉर्म्स हमारी पहली प्राथमिकता है। अग्निपथ योजना इसका हिस्सा है। संसद में दशकों तक सेना को युवा बनाने पर चर्चा होती रही, कई कमेटियों में ये विषय उठा, लेकिन इस बदलाव की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई दी। कुछ लोगों की मानसिकता ये थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा, शांति की गारंटी। अग्निपथ योजना के जरिए से हमने साकार किया है। दुर्भाग्य से इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीरों के लिए विशेष ऐलान करते हुए कहा कि युवाओं के मन में सेना की अग्निवीर योजना को लेकर उत्साह है। 10 लाख नौजवान भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात को कहा है कि जब अग्निवीर अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी में इन अग्निवीरों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजित किया जाएगा। नई पुलिस में उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बीजेपी ने बिहार में सांगठनिक फेरबदल किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिलीप जायसवाल को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बीजेपी ने इससे पहले बिहार बीजेपी के कमान सम्राट चौधरी के पास थी, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। दिलीप जायसवाल अभी बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं। फ्रांस के हाई स्पीड टीजीवी रेल नेटवर्क पर उपद्रवियों ने शुक्रवार को हमला कर दिया। पेरिस में ओलंपिक शुरू होने से कुछ घंटे पहले हुए इस हमले ने दुनिया भर का ध्यान खींच लिया। इस हमले के बाद पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह से पहले देश की कुछ सबसे व्यस्त रेल लाइनों में बाधा पड़ गई। सरकारी रेलवे ऑपरेटर ने कहा कि आगजनी करने वालों ने पेरिस को उत्तर में लिली, पश्चिम में बोर्डो और पूर्व में स्ट्रासबर्ग जैसे शहरों से जोड़ने वाली लाइनों के साथ प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के अमेरिकी कांग्रेस में दिए संबोधन के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन पर निशाना साधा।
उन्होंने सोशल मीडिया पर गजा की स्थिति को लेकर टिप्पणी की और लिखा, आम लोगों, माँओं, पिताओं, डॉक्टरों, नर्सों, राहत कर्मियों, पत्रकारों, शिक्षकों, लेखकों, कवियों, वरिष्ठ नागरिकों और गजा में हो रहे जनसंहार में मारे जा रहे हमारे बच्चों के बारे में बात करनी ही काफ़ी नहीं है। प्रियंका ने लिखा कि हर सही सोच वाले व्यक्ति की, जिसमें इजराइल के वो भी सभी नागरिक शामिल हैं जो घृणा और हिंसा में यकीन नहीं करते हैं, ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इजरायली सरकार के किए जा रहे जनसंहार की निंदा करें और ये रोकने के लिए उन पर दबाव बनाएं। उन्होंने लिखा कि उनकी हरकतें एक ऐसी दुनिया में अस्वीकार्य हैं जो सभ्यता और नैतिकता का दावा करती है। इसके बजाय हम इजरायली प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीर देख रहे हैं जिसमें अमेरिकी कांग्रेस में खड़े होकर नेता उनके लिए तालियां बजा रहे हैं। प्रियंका ने लिखा है कि इजरायली प्रधानमंत्री इसे बर्बरता और सभ्यता के बीच का टकराव कहते हैं। वो बिल्कुल सही हैं, सिवाय इसके कि वो और उनकी सरकार बर्बर है और उनकी बर्बरता को पश्चिमी दुनिया के अधिकांश का समर्थन मिल रहा है। ये देखना वाकई शर्मनाक है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा ने राष्ट्रपति के पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को समर्थन देने की बात कर दी है। बीते दिनों मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति की रेस से अपना नाम वापस ले लिया था, जिसके बाद उन्होंने कमला हैरिस को इस पद के लिए समर्थन देने की घोषणा की थी। इसके बाद बराक ओबामा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि शायद बराक ओबामा उन्हें समर्थन नहीं देंगे। शुक्रवार को बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा ने एक साझा बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि हैरिस के पास वो विजन है और कैरेक्टर है जो वक्त की मांग है। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस को समर्थन देने में उन्हें खुशी हो रही है, उनकी जीत के लिए जो संभव होगा। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने गुरुवार को सबसे बड़े अमेरिकी शिक्षक संघ में अपने राष्ट्रपति अभियान की शुरुआत की और भविष्य के लिए लड़ाई का वादा किया। नए जनमत सर्वेक्षणों से पता चला है कि रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनका अंतर कम हो रहा है। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि कमला हैरिस पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के मुकाबले गैप को लगातार कम कर रही हैं। गुरुवार को प्रकाशित न्यूयॉर्क टाइम्स सिएना कॉलेज के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में पाया गया कि हैरिस ने ट्रंप की अच्छी खासी बढ़त को कम कर दिया है। रजिस्टर्ड मतदाताओं के बीच ट्रंप और हैरिस में सिर्फ 2% का अंतर था। ट्रंप को इस सर्वे में जहां 48% मतदाता पसंद कर रहे थे, वहीं कमला हैरिस को 46% पसंद कर रहे थे, जबकि जुलाई की शुरुआत में बाइडेन को 41% और ट्रंप को 49% पसंद कर रहे थे। लेकिन बाइडेन अब मैदान से हट गए हैं, उनकी जगह कमला हैरिस उम्मीदवार घोषित होने वाली हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।